हेलो दोस्तों, रीडर्स क्लब में आप सबका फिर से एक न्यू ऑडियो बुक समरी में स्वागत है। क्या आप सबका सपना है स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमाने का? अगर हाँ, तो आप सब एकदम सही जगह पर आए हैं। ये समरी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नए हैं तो ये समरी आपके लिए बेस्ट है। ये आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस को देखने का एक अलग नजरिया देगी और कुछ नए और आसान तरीकों से इन्वेस्टमेंट बिजनेस के मार्केट में कैसे बाजी मारी जाए ये भी सिखाएगी। इस बुक का नाम है द 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग, जिसने लिखा है पैट डॉर्सी ने। पैट डॉर्सी एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर हैं। डॉर्सी एसेट शुरू करने से पहले पैट सैनिबेल कैप्टिवा ट्रस्ट के रिसर्च डायरेक्टर थे, जो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट कंपनी है जो हाई नेट वर्थ वाले क्लाइंट्स को सर्विस देती है। पैट ने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री और वेस्लेयन यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। वह एक CFA चार्टर होल्डर भी हैं। और इसी के साथ पैट ने 2 किताब भी लिखी है, 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग और द लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ। स्टॉक मार्केट की असली सच्चाई तो ये है कि इसमें 100% में से 90% लोग अपने पैसे गवा देते हैं और बाकी का बचा 10% ही अपने पैसे बना पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे 90% लोग बिना कुछ सीखे अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। स्टॉक मार्केट में पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक ना एक दिन बनता जरूर है। आपको पैसा कमाना है तो सीखना तो होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नए इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां और इंडस्ट्रीज हैं। तो आपको कब स्टॉक्स खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए? अगर इन सवालों से आपको फर्क पड़ता है और ये आपको इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं, तो आपको ये समरी पढ़नी चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिंग के बारे में अपनी सोच बदल सकें। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ हैं, रिस्की तो नहीं हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देंगे या नहीं। फिर चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, बैंक या फिर कोई कंज्यूमर सर्विस, अब आप जान सकेंगे कि आपको कौन सी कंपनी पर ध्यान देना है और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसे आपको मेजर करने की जरूरत है। फर्स्ट, सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के 5 रूल। सेकंड, 7 गलतियां जो आपको नहीं करनी हैं। थर्ड, इकोनॉमिक मोड्स। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा एक सी ही रहनी चाहिए। आपको एक अच्छा प्लान बनाना होगा और जरूरी है कि आप हमेशा ही उस पर टिके रहें। यहाँ वो 5 रूल्स दिए गए हैं जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय फॉलो करने की जरूरत है। फर्स्ट, अपना होमवर्क जरूर करें। आपको लगेगा कि ये तो जाहिर सी बात है, हर कोई इसे करेगा, पर आपको बता दें कि बहुत से लोग अपना होमवर्क सही तरीके से नहीं करते हैं। जब तक आपको पता ना हो कि आप कौन सा बिजनेस खरीदने वाले हैं, तब तक उसे ना खरीदे। अगर आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या खरीदने वाले हैं। इसमें थोड़ा समय और एफर्ट लगेगा। आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करनी होगी और पता लगाना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन हैं। सेकंड, इकोनॉमिक मोड ढूंढिए।
इकोनॉमिक मोड का मतलब है उस फायदे का पता लगाना जो कि दूसरी कंपनियों के पास नहीं है, पर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें है। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी से बेहतर है। ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी के पास इकोनॉमिक मोड है, इन्वेस्टमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। थर्ड, एक सेफ्टी मार्जिन जरूर रखें। सही कंपनी का पता लगाना सिर्फ आधा काम है, क्योंकि वो कंपनी अच्छे दाम में बिकनी भी चाहिए। अगर आप हर वो कंपनी खरीदते हैं जो कि जानी मानी है, फिर भले ही उसकी कीमत ज्यादा क्यों ना लगाई गई हो, यानी वो ओवर वैल्यूड हो, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला को ले लीजिए। हर किसी को पता है कि ये इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये और भी बेहतर होती अगर आप इसमें 1900 में इन्वेस्ट कर रहे होते, पर वो लोग जिन्होंने कोक की कमाई से उसमें 50 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, वो लोग उसके रिटर्न से खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक सेफ्टी मार्जिन रखना भूल गए। सेफ्टी मार्जिन इस बात का ध्यान रखता है कि अगर आपने कंपनी की वैल्यू ज्यादा भी लगा ली हो तो भी आपको लॉस नहीं होगा। फोर्थ, लंबे समय के लिए रोकिए। क्या आप गाड़ी खरीदकर उसे जल्दी ही बेच देते हैं? क्या आप एक टीवी या फ्रिज खरीदते हैं और अगले दिन ही उसे बेच देते हैं? नहीं, तो फिर आप अपने स्टॉक्स खरीदते ही क्यों बेच देते हैं? छोटे समय के लिए लगाए जाने वाला पैसा महंगा होता है। आपको टैक्स भरना होगा और स्टॉक ब्रोकर को भी पैसे देने होंगे। अगर आप जल्दी जल्दी स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपके खर्चे आपके रिटर्न से ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिफ्थ, जानिए कि कब बेचना है। जितना जरूरी ये समझना है कि आपको स्टॉक्स कब खरीदना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना होता है कि उसे कब बेचना है। जो स्टॉक्स आपके पास हैं, उन्हें मॉनिटर करने की जगह कंपनियों को मॉनिटर कीजिए। स्टॉक के प्राइस को दिन में 20 बार मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि कंपनियां खुद और जिस इंडस्ट्री में वो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी एनालिसिस करने से पहले चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, बड़ा रिटर्न पाने के लिए बहुत रिस्की और के बोल्ड स्टॉक्स लेना। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिस्की स्टॉक्स हैं, तो आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं बड़ा रिटर्न कमाने की, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रिस्की स्टॉक्स के साथ बहुत ज्यादा रिस्की भी शामिल होता है। ये बिल्कुल पहले वाले रूल जैसा ही है, इकोनॉमिक मोड को ढूंढना। सेकंड, ये विश्वास करना कि इस बार कुछ अलग होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2000 में फाइनेंशियल प्रेस ने ये लिखना शुरू किया कि सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स अब अच्छे बिजनेस नहीं रहे, पर एक साल बाद एनर्जी स्टॉक्स के दाम सबसे ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन जब इकॉनमी नीचे आई तो वो कंगाल हो गए। इसे शॉर्ट में बताया जाए तो आपको मार्केट का फ्यूचर समझने के लिए पहले मार्केट की हिस्ट्री अच्छे से समझनी होगी, और जब भी कोई ऐसा कहे कि इस बार ये अलग होगा तो उसका विश्वास ना करें। थर्ड, जब मार्केट डाउन हो तो घबरा जाना। स्टॉक्स तब और भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब उन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता, तो ये आपका समय है इसका फायदा उठाने का, ना कि घबराने का। फोर्थ, कोई प्रोडक्ट बेहद पसंद आ जाना। बहुत सारे लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। हर अच्छा प्रोडक्ट हमेशा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देता है। फिफ्थ,
मार्केट को कितना समय देना है ये समझना। कोई स्ट्रैटेजी आपको ये नहीं बता सकती कि मार्केट में रहने का समय कब है और कब उससे बाहर निकलने का समय है। सिक्स्थ, वैल्यूएशन को अनदेखा करना। इंटरनेट बबल के समय पर आप याहू से बहुत पैसा कमा सकते थे, पर सिर्फ तभी जब आप ठीक समय पर वहां से बाहर भी निकल गए होते। पर आपको कितना विश्वास है कि आप सचमुच वैसा कर पाते? किसी भी कंपनी की वैल्यू और उसका प्राइस दो अलग अलग चीजें होती हैं। सेवेंथ, पूरे तरीके से कंपनी की अर्निंग्स पर भरोसा करना। अर्निंग्स कैश फ्लो जितनी जरूरी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बिजनेस की असल हेल्थ के बारे में बताता है। अब हम एक कंपनी को मेजर करने के लिए और उसका इकोनॉमिक मोट निकालने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए आपको बस 4 आसान स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। फर्स्ट, प्रॉफिट कितना है उसे इवैल्यूएट करना। कंपनी कितना फायदा देती है, यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि वो कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है। आपको पता लगाना होगा कि उसके एसेट पर कितने रिटर्न आ रहे हैं। आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। सेकंड, एक इकोनॉमिक मोट बनाना। अब जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा लिया है, अब आपको जानने की जरूरत है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कैसे कमा रही है। पता लगाइए कि दूसरी कंपनियां उनके कस्टमर क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हैं। थर्ड, ये कितना लंबा चलेगा। एक बार जब हमने इकोनॉमिक मोट बना लिया, अब हमें पता लगाना है कि ये कंपनी कितने लंबे समय तक अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहेगी। फोर्थ, इंडस्ट्री एनालिसिस। जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं, तब उस इंडस्ट्री को एनालाइज कीजिए जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती है। आपको डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बस उस इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों की सेल्स और अर्निंग्स पर एक नजर डाल लीजिए। सिंपल स्टेटमेंट आपके इन्वेस्टमेंट बिजनेस को आपके लिए आसान बना देंगे। ये हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट होती है। ये आपको बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं और उसकी लायबिलिटी कितनी है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितने पैसे कमाए और गंवाए हैं। बैलेंस शीट से अलग ये रिकॉर्ड कुछ समय बाद बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में आने वाले रहे और जाने वाले पैसे को रिकॉर्ड करता है। तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोलगेट जॉय की कॉर्नर स्टोर को टूथपेस्ट के कुछ पीस बेचता है $1000 में। जो को पे करने के लिए 50 दिन की मोहलत दी जाती है, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है और उसने हमेशा सही वक्त पर पैसा चुकाया भी है। अगला महीना आ जाता है, लेकिन जॉय ने अभी तक पैसा नहीं चुकाया है। पर कोलगेट ने 3 महीने का अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट बना लिया है। कोलगेट की इनकम स्टेटमेंट ये दिखाएगी कि उनकी $1500 की सेल हुई है, लेकिन क्योंकि जॉय ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो बैलेंस शीट में एक एंट्री होगी कि जॉय से पैसे लेना अभी बाकी है। तो अगर हम बैलेंस शीट पर वापस आएं, तो ये एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करती है। ये इक्विटी का भी रिकॉर्ड रखता है, जो एसेट और लायबिलिटी को माइनस करने से आता है। आपको सेल्स और रेवेन्यू दोनों का ही ध्यान रखना होगा।
अगर इनकम स्टेटमेंट वो सेल्स दिखाती है जिसके अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो ये बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। अब जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया है, तो अब आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। कंपनी को एनालाइज करना थोड़ा डरावना लग सकता है, तो चलिए इसे 5 स्टेज में बांट लेते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ। कंपनी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है और उसके कारण क्या हैं? ग्रोथ से लोग खुश होते हैं, वो उन्हें अपनी ओर खींचता है। पिछला ग्रोथ रेट फ्यूचर में कंटिन्यू हो भी सकता है और नहीं भी। आप पुराने ग्रोथ रेट को देखकर ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। ग्रोथ आमतौर पर 4 चीजों से होती है: ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से, प्राइस बढ़ा देने से, नए प्रोडक्ट और सर्विस बेचने से, दूसरी कंपनी खरीद लेने से। सेकंड, एनालिसिस। कंपनी कैसे रिटर्न जनरेट करती है? कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। स्ट्रैटेजी ये है कि आप ग्रेट कंपनियों को एवरेज कंपनियों से अलग कैसे करेंगे। कंपनी का असली प्रॉफिट पता लगाने के लिए आप कंपनी के कैश फ्लो और रिपोर्टेड अर्निंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल हेल्थ। एक बार जब हमने पता लगा लिया कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद हमें उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखने की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि कंपनी की कोई सॉलिड फाउंडेशन है या नहीं। अगर कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। फोर्थ, द बेयर केस। हर वो चीज सोच लीजिए जिसकी वजह से कंपनी के साथ कुछ गलत हो सकता हो। उसके हर नेगेटिव पहलू को एनालाइज कीजिए। अगर आप इसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो इससे आप परेशानियों को पहले से देखकर उनका हल निकाल पाएंगे। फिफ्थ स्टेज पर हमें ज्यादा एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। फिफ्थ स्टेज है जबरदस्त मैनेजमेंट। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आप एक ठीक ठाक बिजनेस और एक अच्छे बिजनेस के बीच का फर्क समझ पाएंगे। आपको उन कंपनियों को ढूंढना है जहां मैनेजर स्टेक होल्डर्स जैसे हों। वो उसे ऐसे ट्रीट करते हों जैसे कि उस कंपनी में उनका भी एक हिस्सा है। ये स्टेज बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसे और 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट, कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा। एक सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसे कि प्रॉक्सी स्टेटमेंट कहते हैं, आपको हर चीज की जानकारी दे सकता है। पहले चेक कीजिए कि मैनेजमेंट खुद को कितना पे करती है। बड़े बोनस बड़ी सैलरी से बेहतर हैं, क्योंकि इसका मतलब है पैसा कम रिस्क पर है। ध्यान रखिए कि कंपनी में काम करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा पैसे ना मिल रहे हों। जो कंपनी इसके कंपटीशन में है, उसके सीईओ की सैलरी चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि कहीं ये कंपनी ज्यादा सैलरी तो पे नहीं कर रही है। सेकंड, कैरेक्टर। कॉम्पेंसेशन का पता लगाने के बाद आपको कंपनी मैनेजमेंट के कैरेक्टर को देखना होगा। कहीं वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपने परिवार और दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजमेंट के परिवार वाले हैं? अगर आपको ये पता चले कि कंपनी सीईओ की पत्नी द्वारा चलाए जा रहे इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म को बहुत ज्यादा पे कर रही है, तो इन चीजों पर ध्यान दें। थर्ड, बिजनेस चलाना। ऐसे मैनेजर्स जो कि अच्छा काम रहे हैं और ईमानदार भी हैं। इसके अलावा जरूरी है कि उन्हें बिजनेस अच्छे से चलाना भी आता हो। पता लगाइए कि अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत है और वो उसका हल निकालने का वादा करती है, तो क्या वो सच में उसका हल निकालकर उसे अप्लाई भी करते हैं या नहीं।
अगर कंपनी आपसे कुछ छुपा रही है या किसी तरह की जानकारी देने से मना कर रही है, तो कंपनी किसी परेशानी में हो सकती है। आपको काफी ध्यान से वार्निंग सिग्नल को देखना होगा, जैसे कि एक गिरता हुआ कैश फ्लो। इसका एक एग्जाम्पल है ल्यूसेंट कंपनी। 1998 तक इसकी इनकम लगभग $4.5 बिलियन के आसपास बढ़ती रही, पर धीरे धीरे कैश फ्लो गिरने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ल्यूसेंट की सेल्स तो बहुत हो रही थी, पर उसके पास कैश नहीं आ रहा था। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखना शुरू कर दिया था, पर वो भूल गए कि ये स्टोरिंग कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। अलग अलग रेशियो कंपनी की असली वैल्यू नहीं बांट सकते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी वर्थ कितनी है और वो सच में खरीदने लायक है या नहीं। यहाँ काम आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आपको बिजनेस की वैल्यू पर फोकस करने में मदद करता है, ना कि सिर्फ स्टॉक के प्राइस पर। तो एक स्टॉक की वर्थ क्या होती है? इसका जवाब एक इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर ने 60 साल पहले दिया था। किसी स्टॉक की वैल्यू उसके फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। ये सुनकर क्या आप कंफ्यूज हो गए हैं? जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसमें से कुछ खर्चे पूरे करने में चला जाता है और कुछ बिजनेस में वापस लगाने के काम आता है। उसके अलावा जो भी बचता है वो फ्री कैश फ्लो होता है। एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्यूचर में होने वाला कैश फ्लो की वर्थ प्रेजेंट में हो रहे कैश फ्लो से कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे कहीं इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, पर जो पैसा हम फ्यूचर में कमाएंगे उसे हम अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि टाइम की भी अपनी वैल्यू होती है। दूसरा ये भी रिस्क है कि क्या पता फ्यूचर में हमें कभी कैश फ्लो मिले ही ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी, पर उन्होंने कहा कि आप ये छुट्टी अगले साल ले लें। इस देरी की भरपाई करने के लिए आपको 7 की जगह 8 दिन की छुट्टी मांगनी चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्ट करते समय भी करना है। अब हम एक कंपनी को एनालाइज करेंगे और अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे देखेंगे। हम एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एक ऐसी कंपनी जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम उसके इकोनॉमिक मोड को देखेंगे। 1990 की शुरुआत में कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि कंपनी ने अपने पैसे को वापस इन्वेस्ट करने में यानी री इन्वेस्ट करने में लगा दिया था, जिससे उनका खर्चा बढ़ गया था। ये एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन कई कंपनियां को इकोनॉमिक मोड बनाने से पहले नेगेटिव कैश फ्लो का सामना करना पड़ता है। पर पूरी तरीके से देखें तो ऐसी कंपनियों के पास बहुत सारे पक्के सबूत नहीं होते ये प्रूव करने के लिए कि उनके पास एक ग्रेट इकोनॉमिक मोट है। उनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बुरा नहीं था, पर बहुत अच्छा भी नहीं था। उनका फाइनेंशियल हेल्थ भी कोई खास अच्छा नहीं था। 2002 खत्म होते होते कंपनी पर $2.9 बिलियन का कर्ज भी था। अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो उसके सीईओ जेरी सैंडर्स की सैलरी हर साल $2 मिलियन थी और उनके अलावा सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी काफी हाई थी। पूरी तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट को ज्यादा पे किया जा रहा था। वैल्यूएशन की बात करें तो AMD ने पिछले 2 सालों में बहुत पैसा गंवा दिया था। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, यानी इसमें बहुत ज्यादा बदलाव या उतार चढ़ाव आ सकता है और इसमें इन्वेस्ट करना लंबे समय के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होगा।
तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक कंपनी पर अप्लाई करके देखा और समझा कि उसमें इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन होगा या नहीं। हेल्थ केयर इंसान की जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुई है। इस वजह से इस सेक्टर से हम एवरेज से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। इकोनॉमिक मोट के मामले में इन कंपनियों के पास पेटेंट प्रोटेक्शन और हाई स्टार्टअप कॉस्ट होनी चाहिए। ये कंपनी की मदद करेगा अपना कंपटीशन कम करने में। फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी अट्रैक्टिव होते हैं, ये आपको हाई रिटर्न्स देने में मदद करते हैं। वो कंपनियां जो ड्रग्स यानी दवाइयां बनाती हैं, उन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं देते क्योंकि ड्रग्स बनाने में बहुत समय लगता है और वो हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होता है। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स काफी प्रॉफिट दे सकते हैं, पर जब तक आपको पूरी जानकारी न हो कि कंपनी क्या कर रही है, तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप इस मार्केट को ठीक से समझ ले, सिर्फ तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की ओर भी ध्यान दे सकते हैं, पर इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी नजर रखना होगा कि कोई ऐसा प्लान तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर कोई बुरा असर पड़े। कंज्यूमर सर्विस सेक्टर वाली कंपनियां हम हर रोज ही देखते हैं। हम उनके स्टोर्स से सामान खरीदते हैं और खाना खाते हैं। इनमें KFC, टारगेट, गैप जैसे स्टोर आते हैं। कंज्यूमर सर्विस सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप हो गया है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और फुल सर्विस रेस्टोरेंट। कस्टमर्स पहले काउंटर पर जाते हैं जहां वो पे करते हैं, उसके बाद उन्हें खाना मिलता है। फुल सर्विस रेस्टोरेंट में वेटर होते हैं जो अपने कस्टमर के पास जाते हैं और उनका ऑर्डर लेते। रेस्टोरेंट में बनाया गया खाना आजकल के समय में काफी पॉपुलर हो गया है, पर बहुत से रेस्टोरेंट हमेशा उतने पॉपुलर नहीं रहते हैं जितने वो तब थे जब वो अपने पीक पर थे। इस वजह से कई रेस्टोरेंट धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। KFC जितना सक्सेसफुल होना बाकी रेस्टोरेंट चेन के लिए काफी मुश्किल है। ज्यादातर कंज्यूमर सर्विस सेक्टर की कंपनियां बहुत अच्छी और तेजी से ग्रो कर लेती है, पर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। उन कंपनियों को ढूंढिए जिन्होंने कंज्यूमर्स का विश्वास जीता हो। याद रखिए कि इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आप कंपनी को उसके दूसरे कंपटीटर्स के साथ भी कंपेयर कर लें। बिजनेस सर्विस में वेस्ट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और एयरलाइंस जैसी सर्विसेज आती हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांट जा सकता है: टेक्नोलॉजी बेस्ड, पीपल बेस्ड और हार्ड एसेट बेस्ड। बिजनेस सर्विस में कंपनी का साइज बहुत मायने रखता है। कई कंपनियों का किसी न किसी इंडस्ट्री में राज चल रहा है, यानी उनकी मोनोपोली है, और किसी नई कंपनी का मार्केट में आ पाना बहुत मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में डेटा प्रोसेसर और डाटाबेस प्रोवाइडर आते हैं। जब ये कंपनी सस्ती हो जाती हैं, तो कई मौके बढ़ जाते हैं। पीपल बेस्ड कंपनीज लोगों पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि एडवाइजर और कंसल्टेंट। ये कंपनीज कभी कभी अट्रैक्टिव लग सकती है, पर ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज से कम ही अट्रैक्टिव होती है। और तीसरे हार्ड एसेट बेस्ड इंडस्ट्री बड़ी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट होती है। इसमें एयरलाइंस और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी कंपनीज आती हैं। आमतौर पर एयरलाइंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं इस सेक्टर में जिससे आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। जब आप कोई कंपनी चुनें तो देखें कि वो इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आती है। उसकी स्केल और रेवेन्यू देखिए।
कैश फ्लो पर फोकस कीजिए और फिर फाइनली देखिए कि उसके ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। अगर ग्रोथ रेट आपको पूरा होने लायक नहीं लग रहा है यानी अनरियलिस्टिक लग रहा है तो स्टॉक मत खरीदिए। इसी तरह अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंपनीज को 3 टाइप्स में बांट सकते उनके रिस्क के बेस पर क्रेडिट, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट रिस्क वो लॉस है जो तब होता है जब किसी ने पैसे बैंक से लोन लिया हो और उसे वापस न कर पाए। लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन को पे नहीं कर पाती है। और फाइनली इंटरेस्ट रेट रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज होने के चांसेस हों जिसकी वजह से एक बॉन्ड की वैल्यू बदल सकती है। तो रिस्क का टाइप देखकर ये पता लगाइए कि कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अच्छे चल रहे बैंक एक स्टेबल नेट इनकम ग्रोथ दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती है। इसमें क्रिएशन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होती है पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम क्योंकि ये सर्विसेज इंटरनेट पर लगभग फ्री में डिलीवर की जाती हैं। ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ट होती हैं वो हैं विंडोज और लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया के 90% से भी ज्यादा कंप्यूटर में है। लिनक्स अब धीरे धीरे कई सर्वर में पॉपुलर हो रहा है पर अब भी उसे पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट पर फ्री में बेचे जाते हैं। डेटाबेस सेक्टर में फिलहाल ओरेकल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट लीड कर रहे हैं। ओरेकल के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है पर आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के पास बेटर प्राइस है। वीडियो गेम सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स लीड कर रही है। पर आपको उन कंपनियों को ढूंढना है जिनके ग्रोथ के चांसेस सबसे अच्छे हों। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को मत ढूंढिए क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। हार्डवेयर सेक्टर में इकोनॉमिक मोट ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि कम कीमत में उससे भी अच्छा कंप्यूटर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। प्रोड्यूसर्स के बीच चल रहा मुकाबला बहुत खतरनाक है। आपको लो कॉस्ट कंपनीज को ढूंढना होगा जैसे कि डेल। कोई भी कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी के मुकाबले में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको एवरेज से ज्यादा रिटर्न देगा। मीडिया सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उन कंपनियों को ढूंढिए जो लगातार अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट देखिए और पता लगाइए कि उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। सुनी सुनाई बातों में मत आइए। अगर आप दूसरों की बातों में आकर या कोई कंपनी अभी हिट चल रही है ये देखकर पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। टेलीकॉम सेक्टर से आप ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रख सकते। इन कंपनियों के रिटर्न ज्यादातर एवरेज ही होते हैं और उनके इकोनॉमिक मोट तो लगभग होते ही नहीं हैं। पर फ्यूचर में टेलीकॉम सेक्टर ऐसी नहीं रहेगी। फ्यूचर में कई सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज होंगे जो कि एक और वजह है टेलीकॉम सेक्टर में इतना कंपटीशन होने की। कौन से रिसोर्सेज की वजह से कंपनी चल रही है उस पर नजर रखना भी जरूरी है। टेलीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है यानी इसमें बहुत पैसा लगता है। इसलिए इस पर कोई कर्जा तो नहीं है, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कर्ज वाली कंपनियों का कैपिटल नेटवर्क बनाते समय बढ़ जाता है। टेलीकॉम वाली कंपनियां प्राइस के बेसिस पर एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, जिसमें उन्हें दूसरी कंपनी का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इसका भी ध्यान रखना होता है। फाइनली कंज्यूमर गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका हो सकते हैं। बस एक बार अपना फ्रिज या अपने बाथरूम का ड्रॉअर खोलकर देखिए,
वहां आपको न जाने कितने कंज्यूमर गुड्स मिल जाएंगे। इस इंडस्ट्री में खाने पीने की चीजें, घर के सामान और पर्सनल प्रोडक्ट आते हैं। ये इंडस्ट्री जनरल इकोनॉमी से जल्दी ग्रो नहीं करती, पर फिर भी ये इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आप कोई ऐसी कंपनी चुनें जिसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा हो। उन फर्म्स को ढूंढिए जो लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हों। चेक कीजिए कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से कर रही हो। देखिए कि क्या उसका कैश फ्लो समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा हो। पर बेस्ट रिटर्न पाने के लिए और रिस्क कम करने के लिए ध्यान रखिए कि आपके पास कम से कम 20 से 30% का सेफ्टी मार्जिन हो। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आएगा। जब तक आप रिस्क को कम करना नहीं जानेंगे तब तक ये सिर्फ एक जुआ है। इसीलिए एक इन्वेस्टर के लिए ये सभी बातें जानना बेहद जरूरी है जो इस समरी में बताई गई हैं। इसमें आपने कई अलग अलग इंडस्ट्री और उनके रिस्क फैक्टर के बारे में जाना। आपने ये भी समझा कि एक स्टॉक को कब खरीदना और बेचना चाहिए। अब आप हर तरह की कंपनी से वाकिफ हो चुके हैं और उनसे जुड़े रिस्क के बारे में भी जान चुके हैं, और आप ये भी सीख चुके हैं कि रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। इसलिए अब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसी के साथ ही ये ऑडियो बुक यही खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये ऑडियो बुक समरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फिर जल्द मुलाकात होगी फिर किसी न्यू ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।